अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, डायबिटिक रेटिनोपैथी ना बेसिकली क्या होता है कि इसकी अगर हम सिर्फ देखें ना कि डायबिटीज़ की वजह से होता है तो नहीं, डायबिटीज़ की वजह से सिर्फ नहीं होता, इसकी और कॉजेज़ भी होती हैं, लेकिन डायबिटीज़ इज़ द मेन कॉज। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि हमारे पास ये नॉन इन्फ्लेमेटरी जो है डिसऑर्डर होता है, ठीक है, रेटिना का होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रोग्रेसिव डिसफंक्शन ऑफ द रेटिना होता है, ठीक है, नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है। अब इसकी अगर आप एटियोलॉजी की बात करो ना तो देखो, एटियोलॉजी में आपने एक तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ लिख लेना है, ठीक है, फिर इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ आ जाता है, फिर हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडीमिया है, स्मोकिंग है, प्रेगनेंसी है, ओबेसिटी है, ठीक है, एनीमिया वगैरह है। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस में क्या होता है, माइक्रो वॉस्कुलर ओक्लूशंस होती हैं और माइक्रो वॉस्कुलर लीकेज होती हैं। ठीक है, अब इसकी आते हैं इसकी टाइप्स पे। ठीक है, साइंस बेसिकली ना, साइंस में हमारे पास सबसे पहले आता है बैकग्राउंड। ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, इसी सीक्वेंस में हम लोग करेंगे। बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है सबसे पहले, फिर प्री प्रोलिफरेटिव होती है, फिर प्रोलिफरेटिव होती है, ठीक है, फिर हमारे पास आता है डायबिटिक मैकुलोपैथी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है एडवांस्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी और एंड में बर्न आउट इफेक्ट। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आते हैं बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए ना निमोनिक याद रखो, मीर, MEER। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास माइक्रो इन्यूरिज्म्स नज़र आते हैं, मतलब हमारी जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं ना उनमें हमें इन्यूरिज्म्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, बल्जिंग वगैरह शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्लड वेसल वीक हो जाती है। अभी तक हमारे पास हीमोरेज नहीं हुई, सिर्फ हमारी बल्जिंग हो रही है। ठीक है, और वो बल्जिंग हमें जो है वो नज़र आ जाती है जब हम फंडोस्कोपी करते हैं ना, तो हमें ये ऐसे छोटे छोटे बल्जिंग्स नज़र आना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं रेटिनल एडेमा। ठीक है, एडेमास जो होती है ना बेसिकली हमारे पास मैकुलर एडेमास होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोडेट्स। ठीक है, एक्सोडेट्स जो होते हैं ना बेसिकली हमारे पास लिपिड और लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट होते हैं, मैक्रोफेजेस उसको इनगल्फ कर लेते हैं और ये हमारे पास कैपिलरीज से जो होते हैं बाहर की तरफ जाते हैं, तो ये हमारे पास एक्सोडेट्स होते हैं। ठीक है, और ये हार्ड एक्सोडेट्स होते हैं। ठीक है, फिर एंड में हमारे पास आता है रेटिनल हेमोरेज। अब रेटिनल हेमोरेज जो होती है वो दो टाइप्स की हो सकती हैं, एक हमारे पास सुप्रा रेटिनल हेमोरेज होती है और एक इंफ्रा रेटिनल हेमोरेज होती है। ठीक है, अब जो सुप्रा रेटिनल हेमोरेज होती है ना, सुपरफिशियल और इंफ्रारेटिनल ना, तो सुपरफिशियल में हमारे पास जो है वो आ जाता है फ्लेम हेमोरेज। ठीक है, और जो इंफ्रारेटिनल है उसमें हमारे पास एक तो डॉट ब्लॉट हेमोरेज आ जाती है और एक हमारे पास आ जाती है डॉट ब्लॉट और डार्क ब्लॉट। ठीक है, जो डार्क ब्लॉट है वो हमारे पास आर्टीरियल लेयर ऑफ द कैपिलरी की वजह से होती है। ठीक है, और जो डॉट ब्लॉट है वो वीनस लेयर की वजह से होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं प्री प्रोलिफरेटिव स्टेट पे। प्री प्रोलिफरेटिव स्टेट के लिए आपने निमोनिक याद रखना है, वॉशिंग क्लॉथ इरमा। ठीक है, वॉशिंग क्लॉथ इरमा। ठीक है, वी से हमारे पास आ जाएगा वीनस चेंजेस। ठीक है, वीनस चेंजेस में क्या होगा कि हमारे जो वेन्स होंगी वो हमारे पास ऐसे एबनॉर्मल हो जाएंगी, लार्ज हो जाएंगी, डायलेटेड हो जाएंगी, टॉर्शस हो जाएंगी, सॉसेज शेप हो जाएंगी। ठीक है, फिर वॉशिंग क्लॉथ है तो हमारे पास कॉटन वूल स्पॉट भी हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। और इरमा से याद रखना है इंफ्रारेटिनल माइक्रोवस्कुलर एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास आर्टेरियोवीनस स्टंट बनता है, कैपिलरी को मिस आउट कर देते हैं और आर्टेरियोवीनस स्टंट बन जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोलिफरेटिव पे। प्रोलिफरेटिव में हमारे पास क्या होता है, प्रोलिफरेटिव में बेसिकली ना हमारे पास न्यूवस्कुलराइजेशन होना शुरू हो जाती हैं। अब न्यूवस्कुलराइजेशन प्रोलिफरेटिव है, मतलब कि और स्ट्रक्चर्स पे भी चला गया ना, तो प्रोलिफरेटिव में क्या होगा कि हमारे पास देखो सबसे पहले हमारे पास रेटिना में न्यूरोवस्कुलराइजेशन होंगी, इसके अलावा आयरिस में भी हो सकती हैं। ठीक है, जिसको हम रूबियोसिस आयराइटिस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसकी वजह से हमारे पास विट्रस हेमोरेज भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसकी वजह से ग्लूकोमा भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसकी वजह से हमारे पास रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकती है। ठीक है, और प्री रेटिनल हेमोरेज भी हो सकती है। दोबारा बताता हूँ, देखो न्यूवस्कुलराइजेशन होंगी प्रोग्रेसिव में। ठीक है, और न्यूवस्कुलराइजेशन किस तरह हो सकती हैं, या तो न्यू वेसल एट ऑप्टिक डिस्क आ जाता है और न्यू वेसल एट एल्सवेयर आ जाता है। ठीक है, फिर आयरिस में भी आ सकती हैं, प्री रेटिनल हेमोरेज हो सकती हैं, विट्रस हेमोरेज हो सकती हैं, और एक हमारे पास ट्रैक्शनल डिटैचमेंट भी हो सकती है इसकी वजह से। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं डायबिटिक मैकुलोपैथी पे। ठीक है, जो डायबिटिक मैकुलोपैथी है ना उसमें क्या होता है
कि हमारे पास जो है ना या तो फोकल मैकुलोपैथी होती है, ठीक है, या तो हमारे पास डिफ्यूज़ होती है, ठीक है, या इस्कीमिक होती है या मिक्स्ड होती है। बस इसको यही सीक्वेंस याद रख लेना, ठीक है। पर एंड में हमारे पास आते हैं सॉरी इसमें एक और रह गया एडवांस स्टेज। एडवांस स्टेज में सारी स्टेजेस जो हम लोगों ने पढ़ी हैं वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाती हैं। फिर बर्न आउट में क्या होता है, फाइब्रोसिस बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हीलिंग तो होगी ना, फिर फाइब्रोसिस भी हो जाएगी। अब आते हैं डायग्नोसिस पे, ठीक है। डायग्नोसिस में सबसे पहले हम देखो बेसिकली ना डायबिटीज़ को हम लोगों ने पहले फंडस देखना होता है ना। फंडस हम लोग कैसे देखते हैं, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन की वजह से भी देख सकते हैं, डिस्टल डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी की वजह से भी देख सकते हैं, और एक हम लोग डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, ठीक है। इसके अलावा FFA हो गया एंड कोहेरेंस टोमोग्राफी हो गई, ठीक है। फंडस को हमने देखा है, क्या बोल रहा हूँ, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन से हम लोगों ने देख लिया, और ऑप्थेल्मोस्कोपी से देख लिया, OCT हो गया और FFA हो गया, ठीक है। पर इसके बाद हम लोग अदर इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं, जो हम लोगों ने कॉजेज़ किए हैं ना उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ना देखो हमारे पास हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकती है, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन हो सकती है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में ना पहले ना हम लोगों ने जनरल ट्रीटमेंट करनी होती है, लेकिन हम पेशेंट की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कराते हैं, ठीक है, कि जो मसला है उसको हम लोगों ने ठीक करना है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग जो मेडिकल ट्रीटमेंट है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि एक तो हम लोग एंटीवेजफ देते हैं, इसके अलावा हम ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइट देते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम लोग बस ये, ठीक है। अब लेज़र है, लेज़र में हम लोग फोकल लेज़र देते हैं, ठीक है, या हमारे पास ग्रिड लेज़र होता है, और या तो हमारे पास होता है पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, ठीक है। और जो वो है लेज़र है, सॉरी सर्जरी है, उसमें हम लोग पार्स प्लेना विट्रेक्टमी करते हैं बेसिकली, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।